तो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ईशांश अवस्थी और यार होप करता हूँ सारे ही अच्छे हो गए। तो गाइस ये हमारा वीडियो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का ही है और इस वीडियो में हम लोग न्यूली एडेड टॉपिक्स पढ़ेंगे क्योंकि इस साल के लिए आपके टॉपिक्स हटाए भी गए हैं और ऐड भी किए गए हैं। तो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न था नए नए टॉपिक्स में जो कि ऐड हो रहे हैं। तो डोंट वरी, मैंने सारे ही जो न्यूली एडेड टॉपिक्स थे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के वो इस वीडियो में कवर किए हैं। टॉपिक्स जस्ट लाइक अरब स्प्रिंग हो गया, अफगानिस्तान वॉर हो गया और CIS, जिनमें आप लोग को सबसे ज़्यादा डाउट था। तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और ये चैप्टर फिनिश करेंगे बाकायदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है द अरब स्प्रिंग। अब ये अरब स्प्रिंग नाम आपने पहली बार सुना है, इसका मतलब क्या हुआ? अरब स्प्रिंग मतलब था कि अरब जो कंट्रीज थी, वेस्ट एशिया की कंट्रीज थी, वो मुस्लिम डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो डिक्टेटरशिप से खुश नहीं थी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो रूल था वो डिक्टेटर्स का था। वो लोग वहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टीज नहीं बनाने देते थे, फॉर्म नहीं होने देते थे, रिपब्लिकन्स नहीं थे वहाँ पे क्या था, ऑटोक्रेटिक नेशंस थे वो सारे, और वो अपने हिसाब से सारा प्रजा को डील करते थे। तो जिसकी वजह से जो जनता थी वो वहाँ की खुश नहीं थी। क्यों नहीं खुश होगी जब किसी को इंडिपेंडेंटली, अब हम और आप तो इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडिपेंडेंट है हर चीज़ से, बट वहाँ पर क्या था, वहाँ पे जब अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी तो उनके हिसाब से सारी ही जनता को चलना पड़ता था, जिसकी वजह से कोई भी उस पार्टी से खुश नहीं था। तो चलिए देखते हैं टॉपिक में। द अरब स्प्रिंग वॉज अ सीरीज ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, अपराइजिंग्स एंड आर्म्ड रेबिलियंस दैट स्प्रेड अक्रॉस मच ऑफ द अरब वर्ल्ड। जितनी ही मुस्लिम कंट्रीज थी वेस्ट एशिया की, वो सारी ही इसमें शामिल की जाती हैं। अरब स्प्रिंग, अगर हम एक जनरल टॉपिक की बात करें तो अरब स्प्रिंग मतलब कि सीरीज ऑफ कन्फ्लिक्ट और वॉर अमंग द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री विद देयर गवर्नमेंट। मतलब सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो टेंशन्स, तनाव और जो प्रोटेस्ट थी, आर्म्ड रेबेलियंस थी, उसी को कहा जाने लगा अरब स्प्रिंग। तो ये स्टार्ट कब हुआ था? इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2010 दिसंबर को। मतलब स्टार्टेड फ्रॉम 18 दिसंबर 2010 इन टूनेशिया। टूनेशिया एक अरब की कंट्री है, वहां से ये स्टार्ट हुआ था प्रोटेस्ट। टूनेशिया एक वेस्ट एशिया की कंट्री है, अरब कंट्री है, जहां से ये स्टार्ट हुआ था हमारा अरब स्प्रिंग। क्यों स्टार्ट हुआ था वहां से? ड्यू टू सब्जी वाला इंसिडेंट। सब्जी वाला इंसिडेंट में क्या हुआ था, एक हमारे मोहम्मद बजौजी थे, ये एक सब्जी वाले थे, इन्होंने अपनी ही स्टॉल के बाहर खुद को आग लगा ली थी। क्यों लगा ली थी? क्योंकि वो वहाँ के रूलर से परेशान हो गए थे, उसके अथॉरिटेरियन रूल से परेशान हो गए थे, और जिसकी वजह से उन्होंने अपने ही सब्जी के स्टॉल के बाहर खुद को आग लगा ली। अब जब वहाँ की सिविलियंस ने ये चीज़ देखी तो उनके मन में एक भावना जगी कि हम किस तरह से सप्रेस हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट हमको सप्रेस कर रही है, तो हमें उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करनी स्टार्ट करनी चाहिए। और इसी इंसिडेंट के बाद से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, सिर्फ टूनेशिया में ही नहीं बल्कि बाकी अरब कंट्रीज में, जस्ट लाइक लिबिया, येमेन, बहरीन, सीरिया, मोरक्को एंड अदर डिफरेंट कंट्रीज ऑफ वेस्ट एशिया ऑफ अरब कंट्रीज। ठीक है, तो इन सब कंट्रीज में आपका वॉर हम बोल सकते हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गया। मतलब तनाव की सिचुएशन बन गई सिविलियंस और गवर्नमेंट या फिर ऑटोक्रेटिक रूलर्स के बीच में। इसके बाद एक और इंसिडेंट होता है हमारा इजिप्ट में। इजिप्ट में क्या होता है कि होशनी मुबारक वहां के एक डिक्टेटर होते हैं, इनका भी नेम आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ये इजिप्ट के डिक्टेटर होते हैं 1979 से, इनका भी रूल कोलैप्स हो जाता है एज अ रिजल्ट ऑफ मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट। तो जब इजिप्ट के लोग यहाँ से इंस्पिरेशन लेते हैं कि जब वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अरब के लोग, तो हम भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और जब इजिप्ट की जनता प्रोटेस्ट करती है तो वहाँ के डिक्टेटर को भी ये लोग हटा देते हैं, इनका रूल ख़त्म कर देते हैं, जो कि रूल कर रहे थे 1979 से। इसके बीच में क्या होता है कि जो डिमांड थी वो क्या थी लोगों की, जो सब्जी वाला इंसिडेंट हुआ या जो सिविलियंस की जो माइंडसेट क्या था, उनको क्या चाहिए था और वो क्या गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे। तो उनकी बहुत ही सिंपल सी डिमांड थी जो कि हर सिटीजन को अपनी लाइफ के लिए चाहिए होती है। वो क्या? डिमांड फॉर डेमोक्रेसी। मतलब
हमें डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आपको सामने लाना है, बस इतनी सी उनके सिटीजन्स की डिमांड थी। हमारे जो भी राइट्स हैं हमें वो मिले, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं हम उसे ओबे करेंगे, बट जो एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो उनको चाहिए था, जिसकी वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट उनको वो चीज़ नहीं दे रही थी। तो ये पूरा हमारा अरब स्प्रिंग का टॉपिक था, जो कि आई होप अब आपने समझ लिया है और अब आप कवर कर सकते हैं। तो इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, और क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है तो आपके लिए एक बेनिफिट है क्या, कि आपको पता है कि अगर नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं मतलब वो इंपॉर्टेंट है और वो आएंगे इस बार। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से समझा दिया है मैंने। आपको यही स्टोरी आपको एग्जाम में लिखनी है, और जो जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसी तरह से आप जब लिखेंगे तो आई एम डैम श्योर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, CIS। ये एक एग्रीमेंट था जो कि उन कंट्रीज ने साइन किया था जो कि USSR से डिसइंटीग्रेट होकर बनी थी। मीन्स आपको पता होगा, हमने लास्ट पार्ट में देखा भी था हमारे एंड ऑफ बायपोलैरिटी चैप्टर के, कि USSR आफ्टर 1991 वॉज डिसइंटीग्रेटेड बिटवीन रशिया एंड 14 अदर कंट्रीज। तो उनमें से जो 12 कंट्रीज थी उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसका नाम था CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो चलिए जानते हैं ये कैसे वर्क करता है और इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। So it is a free association of independent states formed after the disintegration of USSR in 1991, formed by Russia and 11 other republics। तो 12 कंट्रीज ने इस पर साइन किया था, इंक्लूडिंग रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, बट 3 कंट्रीज ने इस पर साइन नहीं किया था ड्यू टू देयर ओन रीजंस। सो वो कौन सी थी 3 कंट्रीज या रिपब्लिक्स? The remaining 3 republics refused to join was Lithuania, Latvia and Estonia। इन तीनों के नाम आपको याद करना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट 2 मार्कर्स में पूछ लिए जाते हैं आपसे। I mean, आपका पहला साल है तो आपको रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि ये नया टॉपिक है, तो ये आपको लेवरेज मिली है कि आपको नए टॉपिक से डेफिनेटली क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको वो मौका छोड़ना नहीं है, आपको ये चांस ग्रैस्प करना है। और ये सब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको टर्म्स में बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बता रहा हूँ, आपको ये सब ही पॉइंट्स याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ 12 कंट्रीज साइन अलमाता डिक्लेरेशन। जो वो 12 कंट्रीज थी, वो 12 कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये आपके सामने आ रही होंगी स्क्रीन पर। तो इन 12 कंट्रीज ने मिलकर साइन किया था अलमाता डिक्लेरेशन, जो कि क्या बताता है? अलमाता डिक्लेरेशन टू कोऑपरेट इन एक्सटर्नल एंड इंटरनल पॉलिटिक्स। मींस आप देखते होंगे कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुआ था वो किस लिए हुआ था, उसका प्राइम सोल पर्पस क्या था? कि जो जितनी भी कंट्रीज हैं उन पर माना जाएगा कि वो एक सिंगल यूनिट है। किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो ये माना जाएगा पूरी यूरोपियन यूनियन पर अटैक हुआ है और सब मिलकर उसे रिटेलिएट करेंगे। सिमिलरली अलमाता डिक्लेरेशन में जो 12 कंट्रीज थी उनमें सारी ही कंट्रीज ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन करी, जिसके थ्रू अगर एक भी कंट्री पर अटैक होगा तो वो सारी ही मिलकर उसे रिटेलिएट करेंगी, डिफरेंट कंट्रीज को या एनिमी कंट्री को। तो इससे एक प्राइम सिक्योरिटी भी बन जाएगी कंट्री की, और वो लोग साथ में मिलकर ग्रोथ भी कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं, एक दूसरे के साथ में ग्रो कर सकती हैं। तो ये अलमाता डिक्लेरेशन था। इसके बाद द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ CIS वॉज सोवरेनिटी, इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स एंड इंडिपेंडेंट स्टेटस इंटरनेशनली। तो जो इसका सोल पर्पस था, सोल प्राइम ऑब्जेक्टिव हम कह सकते हैं, वो क्या था? सोवरेनिटी मींस इंडिपेंडेंट, उनकी जो स्वतंत्रता है वो अक्षीण रहे, उस पर कोई और कब्जा ना कर पाए। क्योंकि अब जिस तरह से USSR डिसइंटीग्रेट हो गया तो डिफरेंट कंट्रीज भी डिवाइड हो गई, तो उनको एक साथ आना पड़ेगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, वरना कोई और एनिमी कंट्री उन पर अटैक कर देगी और वो उनकी पावर चली जाएगी या उनको अपना गुलाम बना सकती हैं। इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर, जो जितनी भी 12 कंट्रीज होंगी वो एक दूसरे को इक्वालिटी की नज़रों से देखेंगी, सब बराबर माने जाएंगे। और थर्डली इंडिपेंडेंट स्टेटस मिल जाएगा उनको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे। इसके बाद हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। नाउ द अदर ऑब्जेक्टिव्स वर डेवलपमेंट,
mutual cooperation among its member countries, friendship among its member states, and last strengthen international peace and security. तो ये सब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जिसके कारण CIS बना था. इसके बाद इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं. कोऑर्डिनेशन ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक, फॉरेन रिलेशन, डिफेंस, इमिग्रेशन, इन्वायरमेंट, मिलिट्री, ट्रेड एंड पॉलिटिकल अफेयर्स. सारे ही जो जॉनर है वो इसमें कवर करे गए हैं इस फंक्शन में. जो दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस होते हैं, अगर जो नेबरिंग कंट्रीज हैं या फिर जो अच्छी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, वो सारे ही इसमें फैक्टर्स दिखते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पर एक दूसरे के डिफेंस को प्रमोट करते हैं ये लोग, डिफेंस फैसिलिटीज़ को, साथ ही साथ इमिग्रेशन के बारे में एक साथ बैठकर उस पर प्लान बनाए जाते हैं. सिमिलरली अगर कोई फॉरेन अटैक होता है तो उसे कैसे रिटेलिएट करना है, ये सारे ही प्लान्स CIS में जब मीटिंग्स होती हैं तो उस पर बनाए जाते हैं. आफ्टर दैट इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल हेड एंड प्रेसिडेंट्स. मतलब इसकी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें बेसिकली कंट्री के जो लीडर्स होते हैं, बड़े लीडर, जैसा एक किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर को लीडर माना जाता है, फर्स्ट पर्सन माना जाता है, किसी कंट्री में प्रेसिडेंट को माना जाता है, या कहीं पर ऑटोक्रेटिक या डिक्टेटर रूल है तो वहाँ पे उसे माना जाता है. तो वो सभी एक साथ मिलकर आकर बैठते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और निष्कर्ष या डिसीजन पे आते हैं. तो ये CIS इस तरह से वर्क करता है. अफगानिस्तान वॉर 1979 टू 1989. तो अफगानिस्तान वॉर वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन. मतलब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसमें एक रीज़न अफगानिस्तान वॉर भी बना. अब आप बोलोगे अफगानिस्तान वॉर से USSR का डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब? तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशन है. चलिए बैकग्राउंड से समझते हैं. क्या हुआ था, अफगानिस्तान वॉर में कन्फ्लिक्ट हुआ था मुजाहिदीन, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये, इसके बीच में और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट के बीच में. तो जिसमें जो 1979 में सोवियत प्रेसिडेंट थे हमारे लियोनिड ब्रेजेव, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम यहाँ पे अफगान गवर्नमेंट की हेल्प करेंगे उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको सप्रेस करने के लिए. तो उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी टू फॉट अगेंस्ट द मुजाहिदीन्स और टू सपोर्ट अफगानिस्तान गवर्नमेंट. तो उन्होंने अपनी आर्मी भेज दी सोवियत यूनियन की, जिसकी वजह से उसकी आर्मी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर आर्मी मानी जाती थी और उस वक्त तक वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी रेड आर्मी थी, जो कि सोवियत यूनियन की आर्मी थी. अब जब ये यहाँ पर गई तो पूरा ब्लडशेड हो गया पूरे अफगानिस्तान में, इतने सारे सिविलियंस की मौत हो गई, करीबन 20 लाख सिविलियंस की डेथ हुई थी और मिलियंस ऑफ जो सिविलियंस थे वो रेफ्यूजी बनकर दूसरे कंट्री में भाग गए थे. जस्ट लाइक कुछ पाकिस्तान में चले गए थे, कुछ ईरान में चले गए थे रेफ्यूजी बनकर. इतना ब्लडशेड हुआ था, सोवियत आर्मी ने कंडक्ट किया था. अब आप समझ सकते हैं सोवियत आर्मी सबसे लार्जेस्ट आर्मी है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है उस वक्त की, तो इतना ब्लडशेड तो होना ही था. पर एक दूसरी कंट्री में जाकर वहां पे सर्वाइवल इतना इजी नहीं होता है किसी भी, चाहे वो कितनी ही स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री क्यों ना हो. और सोवियत आर्मी तो वहां पर 9 से 10 साल रही थी अफगानिस्तान में, तो उनके खाने पीने का खर्चा, और करीबन 15,000 सोवियत जो सैनिक थे उनकी भी डेथ हुई, तो उनकी फैमिली को उसका कुछ अमाउंट दिया जाता है, उसका खर्चा भी सोवियत यूनियन को बियर करना पड़ रहा था. तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस तो आएंगे ही. अब 10 साल कहीं और जाएगी सेना तो वो खाएगी, उसके आर्म वेपन्स इन सब का खर्चा किसे उठाना पड़ेगा? सोवियत यूनियन को. तो जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था सोवियत यूनियन को, और उस लॉसेस से कभी रिकवर हो ही नहीं पाए, जिसकी वजह से एक कारण बना 1991 में सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेट होने का. और जो ये वॉर था, इसी वॉर की वजह से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अलकायदा, जिसका लीडर था उसामा बिन लादेन, हम सब जानते हैं, उसने कितने ही टेररिस्ट अटैक करवाए. 9/11 भी उसी का ही अटैक था, उसी का ही पार्ट था, उसी ने कंडक्ट कराया था, जिसकी वजह से अमेरिका को सेवरल डिसीजंस लेने पड़े. एंड्योरिंग फ्रीडम ऑपरेशन, इराकी फ्रीडम, ये सब लॉन्च किए गए ताकि इस अलकायदा ग्रुप को ख़त्म किया जा सके, इस टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म किया जा सके. तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किसकी उपज थी, किसकी वजह से जागी थी? अफगान वॉर की वजह से. सो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है. सारे ही टॉपिक्स जो कि इस बार ऐड हुए थे वो भी आपको कंप्लीट
हो गए हैं। एंड आई कैन एश्योर यू कि मैंने जितना आपको बताया है आप उतना ही लाइन बाय लाइन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स में लिखते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए हैं, जिससे कि आपको समझ में भी आ जाए, आपको बैकग्राउंड भी समझ में आ जाए और आप अच्छे से उसे प्रेजेंट भी कर सके एग्जामिनर के सामने। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड।